लोगों को बहुत डर रहता है अधिकतर प्रैक्टिकल से। क्या इतना सारा कैसा क्या, तीनों तुम्हारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स मेरे हवाले हैं। तो पूरी चिंता मुक्त हो जाओ, बस जैसा बोलते जाऊं वैसे पढ़ते जाओ और मार्क्स आने दो। चलिए, तो लेट्स गेट बैक टू आवर कॉस्टिंग। हमने क्या कोई चैप्टर स्टार्ट किया है अभी? ये बताइए, क्या हमने अभी कोई चैप्टर स्टार्ट किया है? नहीं। हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। क्यों किया है सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट? बिकॉज अकाउंट्स इज अ सब्जेक्ट जो आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा है, लेकिन कॉस्टिंग इज अ सब्जेक्ट जो आप सबके लिए एकदम ब्रांड न्यू है। तो हम एक आध दो दिन में हमेशा अपने बच्चों का डिवोट कराती हूँ कि सब्जेक्ट तो समझ लो और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, हो सकता है आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाए, और सब्जेक्ट को तो पहले हम पूरे तरीके से पहले समझेंगे आज। हाँ जी, यस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कुछ लोग ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ज्वाइन कर रहे होते हैं। जी, मुझे आप लोग फटाफट से बताइए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग चार्ट में लिखकर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्टिंग, और बिना चीटिंग करे। कॉपी में नहीं देखोगे क्या है, हमने साथ में समझा था, आई थिंक तुम्हें याद हो गया होगा, इतनी बार रिपीट किया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग क्या है वो जल्दी से बता दो। तुम्हें थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। खैर, टाइप तो तुम बहुत करते हो, पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते रहते हो और व्हाट्सएप, और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज ये सोच के जवाब देना होता है और जल्दी भी देना है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटू, गुड आफ्टरनून। कुछ कुछ लोग हौले हौले ज्वाइन कर रहे होते हैं बेटू, टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, फायदा है तुम्हारा ही। आंसर आना स्टार्ट हो गया। एक क्या बोल रहा है? कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। तो अपन बेसिकली कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल। और बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कि हमारी कॉस्ट लग कितनी रही है। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने तुम्हें कल कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे, मैं कुछ और प्रोडक्ट उठा लूं। जैसे ये डायरी रखी है, तो भाई ये कंपनी ने जब बनाई और इनको ये बेचनी है, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि यार पर यूनिट तकरीबन कितना लग रहा है। तो आप लोग को पता है, जब भी हम लोग ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है क्या लग रहा होगा, पेजेस और ये इसका कार्डबोर्ड, और हो सकता है कुछ थ्रेड्स और कुछ फेविकॉल, और बस खत्म हो गई बात। तो ऐसा नहीं है। ये डायरी बनाने वाली कंपनी की मल्टीपल कॉस्ट लग रही होंगी, मल्टीपल कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन से लेके फैक्ट्री, उसके अंदर मशीनें, उनका डिप्रिसिएशन, लेबर्स हो गए, क्या पता क्या क्या नहीं। तो एक यूनिट कितने का पड़ रहा है, उसका कैलकुलेशन हम कॉस्ट में करते हैं। और बताओ, और बताओ, और क्या? जी हाँ, अब मैम कॉस्ट पता पड़ जाएगा तो हम सेलिंग प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। गुड। और क्या? अगर हमको हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, अगर हमको हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है, उस केस में भी ये सब्जेक्ट हमारी हेल्प करता है। ताकि कॉस्ट कंट्रोल हो तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट का पोर्शन बढ़ेगा। शायद कुछ लोग नहीं समझे। मैं एग्जांपल ऐसा दूं, अभी मेरे पास ये जो कैलकुलेटर है, ये है ओरीवा कंपनी का। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, जो भी है वो। तो ये जो कंपनी है ओरीवा, इनके हम दो कॉम्पिटिटर्स मान लेते हैं, एक सिटीजन और एक केसीयू। ठीक है। अब केसीओ वाला मानो ऐसा कैलकुलेटर 200 में बेच रहा है, और सिटीजन वाला भी 180 से 200 की रेंज में बेच रहा है। तो क्या वही फीचर्स जब ये लोग दे रहे हैं, तो ये उससे महंगा बेच सकते हैं क्या? बताइए मुझे, क्या उससे महंगा बेच सकते हैं? मैम, नहीं बेच सकते। मार्केट के अंदर प्राइस हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता। तो हमको कॉम्पिटिटर से मैच करता ही प्राइस रखना है। अब आप ये बताओ कि ये कंपनी वालों की कॉस्ट बहुत लग रही है, दे वेरी केयरलेस। महंगी चीजें हैं, मटेरियल महंगा है, लेबर स्लो काम करता है, लाइट्स जलती रह जाती हैं, मशीनें बीच में खराब हो जाती हैं, बहुत रिपेयर मेंटेनेंस है। आप बताइए, इनकी कॉस्ट, कंपनी की कॉस्ट ज्यादा निकलेगी कि कम निकलेगी? तो मैम कॉस्ट तो निकल रही है बहुत, प्राइस वही रख पाएंगे जो कॉम्पिटिटर्स का है। होगा क्या अल्टीमेटली? धंधा स्टार्ट किया था प्रॉफिट कमाने, हो सकता है लॉस पे खड़े हो, और हो सकता है बहुत कम प्रॉफिट पोर्शन हो।
और उसी की जगह मानो मैं दूसरी कंपनी बोलूं कि अगली कंपनी है सिटीजन, उन्होंने अपना कॉस्ट जितना कम से कम कर सकते हैं, अनवांटेड कॉस्ट को एलिमिनेट करके जितनी कम से कम कॉस्ट रख सकते हैं सही डिसीजंस लेकर, तो कॉस्ट कम कर दी, सेलिंग प्राइस वही है। तो प्रॉफिट मार्जिन का क्या होगा बच्चे, ये बताइए। प्रॉफिट मार्जिन का क्या होगा ये बताइए। आप मुझे प्लीज फोन दे देंगे मेरा, ये वाला फोन। तो प्रॉफिट मार्जिन का क्या होगा ये बताएं। मैम प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा इफ दे आर कंट्रोलिंग कॉस्ट। जस्ट गिव मी, आई मैनेज। थैंक यू। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। तो अपन ने चेंज कर लिया फोन इतनी देर में। हाँ जी। तो आपको आइडिया हो गया चारों चारों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक दो बातें इधर ही और बता देती हूँ, उसको भी आप सुनिएगा, बड़ी काम की बात है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, सपोजिंग, प्लीज ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैं आपसे कहूँ कि हमको कुछ फर्नीचर हमको कुछ फर्नीचर बनवाना है, लाइक इंक्लूडिंग बेड एंड वार्डरोब एंड सोफा वोफा वॉट, हमें कुछ फर्नीचर बनवाना है। अब हमने बुलाया किसी को, कारपेंटर को, और बोला भाई तुम कोटेशन दे दो। कोटेशन मतलब कितने का बनाओगे। तो तुम लोग मुझे सोच के बताना, जैसे ही हमने बुलाया तो वो हमसे स्पेसिफिकेशंस मांगेगा कि नहीं मांगेगा। स्पेसिफिकेशंस मांगेगा या नहीं मांगेगा, मांगेगा मैम स्पेसिफिकेशंस, कि आप ये तो बताइए कि आपको कैसा चाहिए। तो हमने उसको साइज बता दिया, हमने उसको कलर बता दिया, हमने उसको मटेरियल बता दिया कि भाई इस पैटर्न का हमको चाहिए। तो क्या वो ऐसे अब्रप्ट यूं मुंह खोल के बोल देगा 1 लाख रुपए, 25,000 रुपए, 2 लाख रुपए, हाँ या ना? तो दी आंसर इज नो। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा या तो, अगर थोड़ा स्मार्ट है तो बोलेगा मेरे को आप पेन पेपर दे दीजिए, मैं आपको इवेलुएट करके बताता हूँ। और अगर थोड़ा सा स्लोमो है, मैथ्स वैथ्स थोड़ी हिली हुई है उसकी, कैलकुलेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बोलेगा आप मेरे को 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको अपडेट करता हूँ देख कर कि आपकी ये स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से कितने का पड़ेगा। अब वो जाएगा, जाके क्या करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा, उसमें वो लिखेगा ये चीज मेरी इतने की पड़ रही है, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की, ये चीज इतने की। उसको प्राइस अगर क्लियर नहीं होंगे तो मार्केट में जाएगा और अलग अलग चीजों का रेट्स चेक करेगा, उसका लगाएगा टोटल, और टोटल लगाने के बाद उसमें जोड़ देगा अपना प्रॉफिट मार्जिन, और फिर आपको कोटेशन भेजेगा कि आपका काम मैं इतने रुपए का कर दूंगा। बताओ ये कौन से सब्जेक्ट की एप्लीकेशन है? ये है कॉस्ट सब्जेक्ट की एप्लीकेशन, यही है कॉस्टिंग की एप्लीकेशन। तो क्या मैम कॉस्टिंग सब लोग यूज कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग। सिर्फ इंसान अनजाने में यूज कर रहा होता है, उसको पता नहीं है कि आई एम यूजिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ विच सब्जेक्ट। एंड वी एज अ सीए स्टूडेंट्स, मतलब यू एज सीए स्टूडेंट्स एंड मी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम इसी सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट से समझ रहे होते हैं। क्या 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 टेक्निक्स हम ऐसी लगा सकते हैं जिससे लागत कम हो जाए, हम क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं जिससे हम कॉस्ट का सही कैलकुलेशन कर पाए। समझे आप मेरी बात? आई थिंक थोड़ा बहुत समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा सुनना एक बात, तो ये भाई साहब अपना हिसाब किताब लगा के आए, सब जोड़ जाड़ के कह रहा है कि 1,20,000 का पड़ेगा। तो क्या हम इनको एकदम उठा के दे देते हैं? नहीं, हम कहेंगे अगले से चलो तुम भी चले आओ, तुम भी आओ। तो उनको भी स्पेसिफिकेशन बताई, उन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया। ये दूसरा वाला थोड़ा समझदार व्यक्ति था, थोड़ा सा समझदार, इसने अपना कॉस्ट का कैलकुलेशन बड़ा क्लियर तरीके से किया कि यार मैं इतना सामान बचा लूंगा, इसको मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लूंगा दूसरी जगह, तो मैं इतने कम से कम में काम कर लूँ। इन्होंने अपना कैलकुलेशन लगाया, लगाने के बाद उसमें प्रॉफिट पोर्शन जुड़ा, तो इनका प्राइस आया। तो ये आए तो ये कहते हैं कि देखिए आपके लिए मैंने 1 लाख रुपए डिसाइड किया है, इतने में मैं आपका काम कर दूंगा। अब आप बच्चे मुझे सोच के ये बताइए कि हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को देंगे या सेकंड को देंगे? फटाफट, हम कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट को देंगे या सेकंड को देंगे? मैम हम सेकंड को देंगे। तो आपको क्या ये रियलाइज हो रहा है कि हम सेकंड को दे रहे हैं, तो मतलब अगर फर्स्ट वाले की कॉस्ट कम होती तो इसको मिल जाता, बट क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा है और इसकी कॉस्ट कम है तो कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल जा रहा है। तो बच्चों बिजनेसेस को बनना पड़ता है कॉम्पिटिटिव,
बिजनेसेस को करनी पड़ती है अपनी कॉस्ट कम से कम, कि क्वालिटी भी रहे और कॉस्ट कम से कम लगे, जिससे कि हम कम रेट में प्रोवाइड कर पाए सर्विसेज और हमारे पास ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएं। और इसी की जगह आप इस कैटेगरी के हुए कि आपने बहुत सारा खर्चा कर दिया, फिर आपने कहा प्रॉफिट और जोड़ दूं, और फिर आप मांगोगे, तो कोई आपसे क्यों ही काम कराएगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑल दोस कंपनीज, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं डी मार्ट, आपको लगेगा मैम डी मार्ट में तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अलावा भी बातें हैं। देर आर कंपनीज जो तरीके निकाल रही हैं कॉस्ट कम से कम लगे और वो अच्छा प्रोडक्ट दे पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर पाए। कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही वो टूल है जो आपको हेल्प करेगा ये सब करने में। आइडिया हुआ सबको? क्या ये काम का सब्जेक्ट है? बहुत काम का सब्जेक्ट है, इट इज। और स्कोर भी बहुत सारा दिलवाता है अगर अच्छे से पढ़ा तो, नहीं तो बहुत हालत खराब हो जाती है बच्चों की इस सब्जेक्ट में। चलिए, तो यहाँ तक हमने थोड़ा कर ही लिया था कल डिस्कशन। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाओ फटाफट और मेरे को हेल्प करो। कितने टाइप की अकाउंटिंग है? यस एवरीबॉडी, कितने टाइप की अकाउंटिंग है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर देयर? राइट इन द चैट एंड अपडेट। How many types of accounting are there? Ma'am, there are three types of accounting. What are the three types of accounting? फटाफट से लिखते चलो। पहला मैम financial accounting, दूसरा मैम cost accounting, तीसरा मैम management accounting. What are the three types of accounting? Financial, cost and management accounting. ठीक है? गुड। तो अब जब मैं बात करती हूँ इन तीनों में से, तो मुझे आंसर बताओ कि पुरानी, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट कौन सी है आउट ऑफ द थ्री? आउट ऑफ द थ्री विच इज द ओल्डेस्ट? मैम फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ओल्डेस्ट। उसके बाद आने वाली जो ब्रांचेस हैं, जो आप कह सकते हो दे आर रीसेंट डेवलपमेंट्स, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग है और वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ये कोई बहुत पुराने नहीं है, दे आर न्यू डेवलपमेंट्स। और जो बहुत पुरानी अकाउंटिंग है वो कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मुझे अब आप लोग ये आंसर दीजिए कि कौन सी बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड, जो चीजें हो गई हम उनको बस मेयरली लिख भर रहे हैं, कौन सी अकाउंटिंग ऐसी है? आंसर थोड़ा सा जल्दी जल्दी दो तुम लोग चैट में, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब कि मैम वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो बैकवर्ड लुकिंग है, जो बैकवर्ड लुकिंग है। अच्छा मुझे ये बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या हम अपनी पोजीशन कोई चेंज कर सकते हैं पिछले साल की? क्या हम अपनी पिछले साल की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हाँ या ना? तो द आंसर इज नो। परफेक्ट, द आंसर इज नो, वी कैन नॉट चेंज। इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्ट मॉर्टम एक्सरसाइज। पोस्ट मॉर्टम एक्सरसाइज, जैसे व्यक्ति निपट गया तो सिर्फ रीजन ही निकाल सकते हो कि निपटा क्यों, लेकिन यू कैन नॉट ब्रिंग हिम और हर बैक टू लाइफ। सेम बात इसकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, हम यही लिख रहा है कि हुआ क्या, क्यों, लेकिन यू कैन नॉट चेंज द ईयर विच इज ऑलरेडी गॉन। जबकि कौन सी फ्यूचर लुकिंग है? कॉस्ट भी और मैनेजमेंट भी। कॉस्ट में भी कल को खर्चे कितने के होंगे और हम क्या कर सकते हैं कल को जिससे हमारा खर्चा कम हो जाए, सो फ्यूचर। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली किस पर बेस्ड है? बैलेंस शीट, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज। तो सारे बच्चे अगर दिमाग लगाओ तो कल को हमें ये वाला एसेट लेना चाहिए या वो वाला लेना चाहिए या वो वाला लेना चाहिए, कौन सा कितने का होगा, किससे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर का सोच रहे हो, ताकि आपकी फ्यूचर पोजीशन बेटर हो पाए। ऐसे ही मैं कहूँ हमें कल को पैसे चाहिए, तो डिबेंचर से भी ले सकते हैं, इक्विटी शेयर से भी ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से भी ले सकते हैं। तो कौन सा सोर्स हम यूज करें जिससे हमारे ऊपर बर्डन कम रहे और हमारी पोजीशन बेटर रहे? तो ये फ्यूचर लुकिंग है, दोनों की दोनों। क्या है ये? फ्यूचर लुकिंग, ठीक है। बाकी तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं, ये तुमने ड्रॉ नहीं किया था ना, या किया था? एक बार बताना मुझे, ये ड्रॉ किया था या नहीं? और अगर नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं किया जहां तक मेरे को याद है। ये जो ऐसे बनाया है ना अपने चार्ट, इसी चार्ट में कंटिन्यू कर देना नीचे, इसी चार्ट में फाइनेंशियल के नीचे ये दो बना दो। मतलब इसमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों कवर होता है इन फाइनेंशियल, वो भी एक्चुअल बेसिस पे, मतलब जो खर्चे हो गए। दूसरी बात करें कॉस्ट की, तो इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल और उसका भी खर्चे वाला हिस्सा,
खर्चे वाला, बिकॉज हमें वही कंट्रोल करना है। तो डिसीजन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। और मैनेजमेंट में बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑलमोस्ट पूरी कि भाई इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पैसा उठाना कहाँ से है, फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो तुम समझो अगर, तो तुम्हारे दोनों टॉपिक लिंक्ड चल रहा है। हम जो अकाउंट्स में मैं तुम्हें सिखा रही हूँ वही कहीं थोड़ा कॉस्ट में यूज हो रहा है, तो वो मैंने टॉपिक कनेक्टिंग उठाए इसलिए हैं बिकॉज दे बेनिफिट यू एट बोथ द प्लेसेस। उठाना कहाँ से है, फाइनेंस, लगाना कहाँ पे, इन्वेस्ट। ये आप ड्रॉ कर दो, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि कल हमने इसको ड्रॉ नहीं किया था। तो आप करो और ऐसे ही बनाना, नीट एंड टाइडी, ब्यूटीफुल, और फिर हम आगे जाएंगे। बस आप लोग एक बार मुझे बता देंगे, हम फिर आगे जाएंगे। गुड गुड गुड, कम ऑन, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी ड्रॉ करो और मुझे इन्फॉर्म करो कि मैम हमने ड्रॉ कर लिया, वी आर डन विद दिस। हाँ जी, डन। गुड 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 बेटू, मैम इज MAM, मैम इज नॉट MEM। मैं देखती हूँ ना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है कभी बच्चे मैम की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो ऐसा मत किया करो। इट्स MAM। कम ऑन, हरी अप एवरीवन, प्लीज राइट इट फास्ट फास्ट। डन, ओके, डन डना डन, डन डना डन। अच्छा बताओ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हमारे सिलेबस में है? क्या ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है, विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आप मुझसे पढ़ेंगे? क्या ये पढ़ ही रहे हैं? क्या ये इससे पहले पढ़ा था, एडवांस अकाउंट्स? तो तीनों ही तुम्हारे सिलेबस में। 100 नंबर पेपर, 100 नंबर पेपर, और FM पार्ट 50 का होता है, SM 50 का होता है, तो 250 नंबर तो अकाउंट्स के ही होते हैं। तो हमारे CA इंटर में 250 नंबर की अकाउंट्स होती है CA इंटर में। चलो, सो लेट्स गो अहेड और फर्दर पढ़ाई पे हम आ जाएं। एक्चुअली क्या था कि मैंने जब तुम लोगों का वो हुआ था ना कंप्लीट, CA फाउंडेशन का एग्जाम, उसके बाद मैंने बच्चों के लिए आई प्रोवाइडेड फ्री लेक्चर्स। हो सकता है कुछ बोले मैम हमें तो पता ही नहीं था इसके बारे में। फ्री लेक्चर्स फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन देयर CA फाउंडेशन एग्जाम और रिजल्ट नहीं आया था। उस टाइम मैंने बच्चों को कॉस्ट के और FM के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए हैं डेली बेसिस पे, ताकि उनका एवरीडे यूज हो जाए। तो कुछ कुछ बच्चे ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन पार्ट उसमें कवर कर चुके हैं, तो गुड इनफ। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ना उठाऊं वो इंट्रो और सीधे किसी चैप्टर पे चले जाऊं, लेकिन वही बेटर है ना कि यार मैं एक बार करवा ही दूं, तो किसी का छूटेगा नहीं। और जो बच्चे ये कर चुके, वो अगर अभी क्लास ना भी अटेंड करें, उन्होंने मेरे से परमिशन ले ली है कि मैम अभी हम उतना पार्ट ना अटेंड करें तो चलेगा क्या, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके लेक्चर से पहले कर चुके हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट विल वर्क। मोस्ट प्रोबेबली हम कल से नया चैप्टर पे जब आएंगे, चैप्टर पे वहां से कवर कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कर लो तो बेटर है, बिकॉज अभी एक ही बार पढ़ा है ना, तो एक ही चीज 2-3 बार सुन लो तो हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाती है। जी हाँ, तो ये हुआ, हो गया, ये हो गया, ये सब समझ लिया। अब आ जाओ बेटू, जरा काम की चीज, वो ऐसी काम की चीज है, पूरे कॉस्ट में हर चैप्टर में यही चलेगा, पूरे चैप्टर्स में यही चलेगा। तो गो एंड राइट कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, पूरे कॉस्टिंग में यही चलता रहेगा, इसलिए इसका बेस बेहतरीन शानदार बनना चाहिए। कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखो एलिमेंट वाइज। एलिमेंट, एलिमेंट समझते हो, किसी चीज में जो जो चीजें डल रही हैं, तो इसके वो हिस्से हैं, एलिमेंट्स, पार्ट्स, एलिमेंट वाइज। कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट वाइज। 3 ब्रांचेस बनाओ। पहला लिखो मटेरियल, मटेरियल
अगला लिखो लेबर, और अगला लिखो एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ऑलरेडी आया हुआ है और एमसीक्यू में फंस भी सकता है। तो क्या है कैटेगरी ऑफ कॉस्ट? एलिमेंट वाइज, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है। अब भाई मटेरियल, मटेरियल पे अगर हम आ जाएं, पहले तो नाम लिख लो तीनों और मुझे बता दो कि मैम हमने लिख लिया है। तो मटेरियल की अगर हम बात करें तो मटेरियल में एग्जैक्टली आता क्या है? बच्चे दो तीन वर्ड सुन लेना मुझसे, फिर मैं प्रॉपरली बाद में लिखवाऊंगी बिकॉज हमारे पास हर एक पे एक चैप्टर भी है। मटेरियल कोई भी चीज, पहली बात है टैंजिबल। क्या है वो? टैंजिबल। टैंजिबल, दिख पा रहा है, छू पा रहे हैं, टैंजिबल। तो मैं कहूँ आपसे, ये मेरे पास पेन है, ठीक है, तो इसमें ये जो जो भी लगा हुआ है ना, जो पार्ट्स हैं इसके, तो वो टैंजिबल है। या मैं तुमको बोलूँ ये घड़ी मेरी, तो इसमें ये जो मेटल है या जो इसमें फाइबर है, जो प्लास्टिक है, रबर है, वॉटेवर, ये सब दिख रहा है ना, टैंजिबल। मैं कुछ और ले लूँ, कैलकुलेटर लिया था अभी, इसमें ये जो जो भी दिख रहा है ये सब क्या है? टैंजिबल। बेसिकली कहने की बात ये है और समझने की कि जो भी खर्चा, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे और हो ही जाते हैं और क्वेश्चंस गलत होते हैं फिर, इसलिए सुनना ध्यान से। जो भी खर्चा ऐसा है कि वो टैंजिबल है, उसको आप देख सकते हैं, आप उसको छू सकते हैं, उस खर्चे को हम मटेरियल में डालते हैं। तो बच्चों का सबसे पहला जो गलत इंटरप्रिटेशन क्या होता है, मैं वो बता रही हूँ। मैम हमने मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, तो मैम मशीन टैंजिबल है, तो मैम मशीन मटेरियल में आ जाएगी। बताओ हाँ कि ना? बताओ हाँ कि ना? यस और नो? आएगी मशीन मटेरियल में, हाँ या ना? टैंजिबल है, देख पाते हैं, रख पाते हैं, तो बताइए। बच्चे कह रहे हैं हाँ, और आंसर है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी बताओ। मैम मशीन टैंजिबल है, देख पाते हैं, रख पाते हैं, तो machine should be material. Let me give you the answer now. The answer is no. It's not material. मैम क्यों? इसलिए क्योंकि हम खर्चों की बात कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड वेरी स्पेसिफिकली, खर्चों की बात कर रहे हैं हम। एसेट्स की बात कॉस्ट सब्जेक्ट में करते ही नहीं है। हम हमारे खर्चों की बात कर रहे हैं जो रूटीन नेचर के होते हैं। हम एसेट्स की बात बताओ कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? तो हम उनके रिलेशन में डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। यहाँ नहीं, हम कह रहे हैं जो रूटीन खर्चे हैं उनमें से जो टैंजिबल हैं वो मटेरियल कॉस्ट में आएंगे। सो एनीथिंग विच कम्स इन P&L, एनीथिंग विच कम्स इन ट्रेडिंग एंड इट इज टैंजिबल इन नेचर इज पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आई होप ये बात अब तुमको समझ में आएगी। एनीथिंग दैट कम्स इन ट्रेडिंग P&L as an expense and is tangible is material cost। तो अब हम देखें क्या इसमें आएगा। जैसे मैं कहूँ कि कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डिंग बनाता है, मेट्रो बनाता है, ब्रिज बनाता है, डैम्स बनाता है, तो भाई आप ये सोचें कि वो सीमेंट खरीदता है बहुत सारी, वो लोहा खरीदता है, वो रेत खरीदता है, वो गिट्टी खरीदता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने कही आपसे, ये सभी टैंजिबल है, हाँ या ना? ये मटेरियल कॉस्ट में आएगी। मैं आपको अगला एग्जांपल दूं, मैं कहूं आपसे कि कोई ज्वेलरी बनाता है, तो उसके अंदर जो गोल्ड लगता है या उसमें जो सिल्वर लगता है या उसमें जो डायमंड लगता है, तो प्रोडक्ट बनाने में वो जो सारी चीजें मैंने आपको बोली लगती हैं, ये सब टैंजिबल हैं, तो ये जाएगा मटेरियल कॉस्ट में। मैं आपको और एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूं आपसे फ्यूल, मैं आपसे कहूँ कोल, किसी चीज में अगर लग रहा है तो बनाने में,
या मैं आपसे कहूँ रबर, या फर्नीचर देखें तो उसमें जो लकड़ी लग रही है, जो उसमें स्टील लग रहा है, जो उसमें आयरन लग रहा है, ये सब दिख पाता है। इट इज मटीरियल। बैग होते हैं हमारे, उसमें जो क्लॉथ लग रहा है, लेदर है, कॉटन का कपड़ा है, जिप लग रही है, कोई ऊपर से उसके बैज लगा हुआ है, ये सब किस में जाएगा? मटेरियल। आई थिंक आप लोग अब बात को बेहतर सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आप किचन की बात करें, हमारे बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, उसमें वो जो आपका मेटल लगा होता है, वो उस कंपनी के लिए मटेरियल कॉस्ट में आएगा। जो उसको आप हैंडल होता है होल्ड करने के लिए, यूजुअली रबर का या जिस भी उसका एलिमेंट का है, वो मटेरियल के अंदर आ जाएगा। या मैं बात करूं ड्रेसेस की, तो भाई इसमें जो कपड़ा लग रहा है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी का टेंजिबल खर्चा है, तो वो किस में आ जाएगा? आपके मटेरियल में। मैम बेसिकली मटेरियल है वो मटेरियल में आएगा, जो रॉ मटेरियल है वो मटेरियल में आएगा, हाँ। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें मटेरियल में आ जाती हैं। मैम वो क्या आ जाएंगी? जैसे सुनिएगा गौर से, मैं आपसे कहूँ कोई कंपनी है, उसने क्या करा अपने लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए और कस्टमर्स के लिए बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर्स मंगवाए। हैंड सैनिटाइजर्स मंगवाए। अब आप सोचो और मुझे ये बताओ कि क्या हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट में लगेगा? क्या वो रॉ मटेरियल है? तो नहीं मैम, हैंड सैनिटाइजर प्रोडक्ट में तो नहीं लग रहा, रॉ मटेरियल तो नहीं है। बट ये बताओ, क्या वो एक खर्चा है? हाँ खर्चा, इट्स नॉट अ फिक्स्ड एसेट कि आगे तक चले, खर्चा है। तो क्या वो टेंजिबल है? हाँ मैम वो टेंजिबल भी है, हम उसको देख भी सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, उसको रख भी सकते हैं, तो वो मटेरियल में आ जाएगा। वो मटेरियल में आ जाएगा। मैं आपको और भी एग्जांपल दूं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि कोई फूड इंडस्ट्री है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा भाई मेरे को ये खाना पैक कर दो, तो वो जो उसका डब्बा होता है ना जिसमें वो पैक करके दे रहे हैं, या तो हो सकता है कि वो आपका कोई प्लास्टिक कंटेनर हो, या आपका जो भी कंटेनर है, मेनली तो प्लास्टिक की कंटेनर्स चल रहे होते हैं, तो वो जो डब्बा है, पहली बात ये सोचो, क्या वो कोई फिक्स्ड एसेट है? नहीं। क्या वो आगे तक चलेगा? नहीं। क्या वो हमारा खर्चा है? हाँ। क्या वो टेंजिबल है? हाँ। तो क्या वो मटेरियल है? हाँ। यस। आई थिंक अब और बेटर क्लियर हो गया, और बेटर क्लियर हो गया आप सबको। मैं आपसे कहूँ जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, फूड इंडस्ट्री वाले खरीद के रखते हैं सर्व करने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स, क्या वो टेंजिबल है? जी हाँ। तो क्या वो मटेरियल है? जी हाँ। अब मुझे आप पक्का करो और ये बताओ कि आप लोग मटेरियल को ढंग से सोच पा रहे हो? आर यू पीपल एबल टू थिंक कि यार ये है क्या? क्योंकि अगर आप क्लियर बोलते हो तो फिर मैं आपको दूंगी एक एग्जाम्पल, और फिर आप मुझे, नहीं थोड़ी देर बाद दूंगी वो एग्जाम्पल, फिर मुझे बताओगे आप उसका आंसर। पहले तो मैं आपका कंसेंट ले लूं, फिर ही अपन आगे जाएं। सब लोग एवरीबडी शुड राइट इन द चैट एंड डू लेट मी नो, बिकॉज डेफिनेटली योर अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट मैटर्स टू मी। मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑफ नो यूज। चलिए, अब हम बात करें लेबर की, दूसरा एलिमेंट। हम बात करें लेबर की, जो कि है दूसरा एलिमेंट। मैम लेबर में कौन आएगा? बेटा लेबर में आएंगे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉइज, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, एम्प्लॉइज, वर्कर्स, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स हों, चाहे वो कंपनी का रिसेप्शन संभालते हों, चाहे वो कंपनी में सफाई का काम करते हों, चाहे वो कंपनी के वॉचमैन हों, चाहे वो कंपनी के स्टोर कीपर हों, चाहे वो कंपनी के सुपरवाइजर हों, चाहे वो कंपनी के ड्राइवर हों, चाहे वो कंपनी के सेल्समैन। तो समझ में ये आना चाहिए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंपनी के, उनको जो पेमेंट होता है, उस खर्चे को किस कैटेगरी में डाला गया है? लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। आई थिंक एकदम नीट क्लियर है सबको। तो एनी काइंड ऑफ पेमेंट टू ह्यूमन फोर्स which is involved in the organization as employee or as worker of the organization. Coming to the third category, coming to the third category, very good. The third category is expense. इसको हम एक तरीके से एक रेसिडुअल कैटेगरी कह सकते हैं वापस, जो मटेरियल में नहीं आया, जो लेबर में नहीं आया, उसको कौन जगह देगा? एक्सपेंसेस।
तो मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो उन दो में नहीं आ रहा है, वो सारे खर्चों को एक्सपेंसेस में डाला जाता है। मैम इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैं कहूँ आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप पैसे देते हो, ना तो वो मटेरियल है, ना वो लेबर है, तो वो आपका एक्सपेंस है। आप वाईफाई चार्जेस पे करते हो, ना वो मटेरियल है, ना वो लेबर है, तो वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। आप भी एग्जांपल्स मुझे सजेस्ट कर सकते हो। और बताओ क्या एग्जांपल वी कैन टेक? टेलीफोन चार्जेस, तो ना वो मटेरियल है, ना वो लेबर है, तो वो एक्सपेंसेस में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, अगर सब लोग समझ पाए, तो डेप्रिसिएशन मतलब आपके एसेट की वैल्यू में इतनी गिरावट, वो भी एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बिजली का बिल, वो भी इसमें आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट के चार्जेस इसमें आ जाएंगे। वेबसाइट के मेंटेनेंस चार्जेस इसमें आ जाएंगे। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एक्सपेंसेस के। तो इतना मैंने आपको तीनों समझाए। अगर आपको क्लैरिटी हो तो बताएं। फिर मैं दो तीन चीजें पूछूंगी, तो आप मुझे ये बताना ये मटेरियल में आएगा कि लेबर में आएगा कि एक्सपेंसेस में आएगा, कि आएगा किसमें। हम लिख लेंगे इसके बाद, लेकिन हम पहले समझ लें, बिकॉज ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि मैं आपको 4 एग्जाम्पल दिया और कहानी खत्म हो गई। आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाने लगते हो कि हाँ मैम ये चीज इसमें आनी है। बताएं, क्या मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकती हूँ? बच्चे जैसे कुछ लोग, एक दो जिन्होंने मुझे पीछे मैसेज ये किया था कि मैम कल की क्लास हमें पता नहीं था, हम अटेंड नहीं कर पाए। तो मैं आपको ये बता दूं, ऑन आवर चैनल ओनली एफोवेसन क्लासेस प्लेलिस्ट बना दी है हमने फॉर सीए इंटर नवंबर 24। उसके अंदर सबसे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए काइंड ऑफ इंडक्शन सेशन लिया था, वो भी वहीं मिल जाएगा। पढ़ाना कल से स्टार्ट किया है मैंने, तो लेक्चर 1 वहीं मिल जाएगा। और आज का लेक्चर नंबर 2 है, तो ऑर्डर में देखो तो बेटर है। बाकी बीच में से आते हो तो खाना नहीं है कि कभी भी खाना शुरू कर दो तो चल जाएगा, पढ़ाई है तो ऑर्डर में ही जा पाती है, तो ही बेटर रहता है। मैम समझ में आ गया? पूछ लीजिए क्वेश्चन। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन है, हमारी कंपनी है और हम बनाते हैं लेदर के शूज। लेदर के शूज, तो हमने लेदर खरीदा और वो लेस खरीदी, लेस बनी बनाई शूज बनाने के लिए। और जो सोल लगता है वो खरीदा बाहर से बना बनाया। मुझे तुम ये बताओ कि क्या वो मटेरियल में जाएगा कि लेबर में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? बता दो, क्या ये मटेरियल है, लेबर है या एक्सपेंस है? तो आपका कहना है मैम ये जाने वाला है मटेरियल के अंदर। चलिए बढ़िया। आप मुझे ये बताइए, ये तो आपने सही जवाब दिया। उस शूज को बनाने के लिए हमने मजदूर रखे हुए हैं, तो वो लोग प्रॉपर उसका साइज के हिसाब से वो लेदर की कटिंग वटिंग करते हैं, और उसके बाद वो प्रॉपर शूज तैयार कर देते हैं और कंपनी का उस पर टैग लगा देते हैं। तो मुझे बताओ कि ये जो मजदूर हमने अपॉइंट करे हुए हैं, इनको जो हम पेमेंट कर रहे हैं, वो किस में जाना चाहिए? मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही देती हूँ ताकि तुम्हारी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो। वो बुकिश सिर्फ करा दो तो काम नहीं चलता। बुक को भी खोद खोद के पढ़ेंगे पूरा सब, लेकिन पहले वो जनरल क्लैरिटी होना चाहिए ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। क्या आपका आंसर है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैम वो जा रहा है लेबर में। लेबर में जा रहा है, ठीक, ठीक, ठीक है। बैक टू बैक, बैक टू बैक सही जवाब आते हुए, अब मैं जो तीसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ उसमें हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएं। ये शूज बनाने के लिए, इसकी पेस्टिंग के लिए हमें मशीन लगती है कोई सी। तो हमने एक मशीन खरीदी है, ब्रांड न्यू मशीन, 50 लाख रुपए की आई है वो मशीन।
तो मुझे ये बताओ, ये जो मशीन हमने खरीदी, ये मटेरियल में जाएगा या लेबर में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? ये मशीन जो हमने खरीदी, ये मटेरियल में जाएगा या लेबर में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? गलत जवाब दोगे तो चोर पकड़ा जाएगा कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, और सही दोगे तो ताली के हकदार होगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखें क्या क्या लोगों के जवाब हैं। नंदनी, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट गलत ही जा रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत ही जा रहा है। दीपिका का कहना है ये किसी में भी नहीं आएगा, और यही जवाब सही है कि किसी में भी नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि आप पकड़ो ना, कॉस्ट का एरिया है ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में आने वाली चीजें। तो मशीन क्या ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में आती है? वेरी गुड मुस्कान, तुम्हारा भी जवाब सही है। वो एसेट है तो बैलेंस शीट में जाती है। तो भाई वो तो इस सब्जेक्ट का कवरेज ही नहीं है ना। हम तो खर्चों को 3 ग्रुप्स में बांट रहे हैं, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंस। आप समझ गई? आप शायद क्लियर है। आई थिंक सभी को ये बात अब एकदम एब्सोल्युटली क्लियर होगी, बिकॉज इट्स नॉट इन द पर्व्यू ऑफ द सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट इज नॉट टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, it's not talking about your loans and share capital. That all will be talked about it will be talked in financial management. ओके, चल, ये होने के बाद पॉइंट, अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है। मुझे बताओ, हमने हमारे यही काम के लिए, ऑफिस वर्क के लिए मंगवाए हैं वो पेपर के रोल, पेजेस के बंडल, प्रिंट आउट निकलवाने के लिए, और हमने पेन के बहुत सारे पैकेट्स मंगवाए हैं क्योंकि लोगों को लिखना पड़ता है डिटेल्स ये सब। हमने पेंसिल्स मंगवाई हैं, रबर मंगवाया है, स्केल मंगवाया है। बेसिकली हमने स्टेशनरी की काफी सारी चीजें मंगवाई हैं। तो वही सेम एग्जाम्पल चल रहा है जूते वाली इंडस्ट्री, कि वो किस में जाएगा, ये बताओ। जो स्टेशनरी हमने मंगवाई है वो किस में जाना चाहिए? यश, लेबर में कैसे जाएगा? स्टेशनरी लेबर है, एम्प्लॉय है स्टेशनरी। कैसी जवाब दे रहा है बेटू? The answer, three answers we have got. One answer is expense, the other answer is labor, the other answer is material. लेबर तो सरासर गलत जवाब है। अब बात आती है कि क्या ये एक्सपेंस है या मटेरियल, एक्सपेंस है कि मटेरियल? तो द राइट आंसर इज इट इज मटेरियल। इट इज मटेरियल, बिकॉज पेजेस, पेन, रबर, स्केल, ये सब टैंजिबल है, ये सब टैंजिबल है, और ये पीएनएल के डेबिट में ही आते थे। स्टेशनरी पीएनएल के डेबिट में ही आती थी, तो ये कॉस्ट के स्कोप में तो है। अब ये देखने की बात है कि क्या ये एम्प्लॉयज हैं? नहीं। क्या ये वर्कर्स हैं? नहीं। क्या ये चीजें दिख पाती हैं, छू पाते हैं, रख पाते हैं, टेंजिबल है? तो मटेरियल में जाएगा। बिकॉज बेचारा जो तीसरा एक्सपेंस है उसका नंबर तो लगता ही तब है जब कोई चीज मटेरियल में नहीं जाती और कोई चीज लेबर में नहीं जाती, तो वो एक्सपेंस में जाती है। अब मुझे लगता है कि आप लोग बात को ढंग से पकड़ पाए हैं। अब मैं फिर भी आपको एक एग्जाम्पल पूरा और दूंगी, एकदम विस्तार में, और आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस ताकि मुझे एकदम बिल्कुल पक्की जानकारी हो पाए कि क्या ये सही है या नहीं, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है या नहीं। मैं कोई एग्जाम्पल देने के लिए, चलो एक काम करते हैं, बॉटल ही पकड़ लेते हैं, यही मेरे सबसे नजदीक है अभी। मुझे ये बताओ, इस बॉटल को बनाने के लिए कंपनी ने प्लास्टिक खरीदा, प्लास्टिक खरीदा, फिर वो मशीन में डालते हैं और फिर उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर डालते हैं तो वो उसका आकार ले लेती है, शेप। तो मुझे ये बताओ, ये जो प्लास्टिक खरीदा होगा कंपनी ने, वो मटेरियल में जाएगा कि लेबर में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? बताइए।
फटाफट, हरी अप एवरीवन। क्या वो टेंजिबल है? जी हाँ। तो क्या वो मटेरियल में जाएगा? जी हाँ, इट विल गो इन मटेरियल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। अब ये बताओ कि ये बॉटल बनाने के लिए एक लेबर होगा जिसने क्या करा, वो जो प्लास्टिक होगा जिसको ये लोग क्या करते हैं, एक उसमें डालते हैं मशीन में, ताकि वो उसका शेप ले ले और गरमाई में वो पिघलता है, आकार ले लेता है। तो वो जो लेबर है, जो वो काम कर रहा है, काम कर रहा है इस बॉटल को बनाने के लिए लगा है, वो किस में जाएगा? कौन सी कॉस्ट में? कौन सी कॉस्ट में? मैम लेबर कॉस्ट में जाएगा, सीधी सीधी बात। अच्छा, तीसरी बात सोचो, ये अगर आप बॉटल बना रहे हो तो उसमें एक मशीन इन्वॉल्व है, मशीन। तो क्या मशीन को हम कॉस्टिंग में लेते हैं? क्या हम मशीन को कॉस्टिंग में लेते हैं एज अ खर्चा? इज इट अ खर्चा? इट्स नॉट अ खर्चा। इट्स व्हाट इज इट? मैम इट्स अ फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड डिसीजंस कहाँ जाते हैं? मैम वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या मशीन यूज हुई है? क्या प्रोडक्शन में मशीन यूज हुई है? हाँ मैम, हुई है। तो वो जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन, क्या वो पीएनएल में आता था? जी मैम, वो आता था। तो उस डेप्रिसिएशन को आप मटेरियल में लोगे कि लेबर में लोगे या एक्सपेंस में लोगे? बताओ, बताइए कि तीन में से किस में जाना चाहिए? डेप्रिसिएशन। चीटिंग करके मैं जवाब देना, स्क्रीन पे जो लिखा है सोच के जवाब देना। परफेक्ट मैम, वो जाएगा एक्सपेंस में। परफेक्ट मैम, वो जाएगा एक्सपेंस में, बिल्कुल सही। तो मुझे ऐसा लग रहा है अब तुमको एक ब्रॉड आइडिया हो गया। डेफिनेटली चैप्टर बाय चैप्टर जैसे चलेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। एक ब्रॉड आइडिया तुम्हें हो गया। अब बच्चों क्या होता है, कई बार टीचर सीधे किसी चैप्टर से शुरू हो जाते हैं, और जब वो किसी चैप्टर से स्ट्रेट अवे शुरू हो जाते हैं तो ये बुनियाद जो है ना, बेस, वो फॉर्म नहीं हो पाता, और हर चैप्टर में आएगा मटेरियल लेबर एक्सपेंस, मटेरियल लेबर एक्सपेंस। तो हमको ट्रीटमेंट ही नहीं बन पाता, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। करेक्ट है? तो तुम्हें इतनी जो आइडिया हो गया, इट इज सफिशिएंट। मैं चाह ये रही हूँ कि यू गाइस टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, और जितना कुछ लिखा है स्लाइड के अंदर उसको एज एग्जाम्पल अपनी कॉपी में डाल लेना, एज एग्जाम्पल अपनी कॉपी में डाल लेना। लिखना भूलना मत, इससे सब्जेक्ट का बेस बन रहा है, जान है ये सब्जेक्ट की। कोई बोले कि अरे इन एग्जाम्पल से क्या होगा? बहुत कुछ। बिकॉज कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही अलग लेवल का है। क्वेश्चंस नए नए ही क्रिएट होके आते हैं एग्जाम में। हर अटेम्प्ट में कम से कम 2-3 के आसपास नए क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। वही बच्चा कर पाता है जो कॉन्सेप्ट सीखता है। और अगर जो मक्कारी करता है, बोले कि कौन लिखे, ये क्वेश्चन कर लेंगे सीधे, तो क्वेश्चन से मामला खाली नहीं बनता। कोई बोले मैं मॉड्यूल कर लूं पूरा, उत्ते से हो जाता है, नहीं बनता। आपको हर चीज के पीछे वाई समझ में आना जरूरी है। ये आप लोग नोट कर लेंगे ना एग्जाम्पल, सब बच्चे? ठीक। तो इसके लिए तुम कितनी जगह छोड़ दो? आई थिंक एक पेज छोड़ दोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। यू लीव 1 पेज की जगह, 1 पेज। और फिर तुम आओ और आगे ऐसा ड्रॉ करो। तुम आओ फिर आगे ऐसा ड्रॉ करो। मैम फिर से लिखना है मटेरियल लेबर एक्सपेंस? हाँ, फिर से लिखना है, बिकॉज अभी उसमें कुछ और भी बातें मुझे समझानी है, तो यू हैव टू राइट इट वंस अगेन। इसके लिए यू लीव 1 पेज की जगह एंड देन मूव आगे, और लिखो जाके ऐसे ही, कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, कैटेगरी ऑफ कॉस्ट, उसमें 3 लिख लो, मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस, मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेस। और हर एक में आप दो दो हिस्से कर दो, दो दो कैटेगरी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल लेबर एक्सपेंस ये हम समझ ही चुके। हर एक में दो दो कैटेगरी कर दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फटाफट से नोट करना है। जब लोग पूछते हैं
कि भाई सीए करना टफ क्यों है, तो यही मेरा हमेशा जवाब आता है और मैं अभी भी यही बात बोलूंगी कि सीए करना टफ इसलिए नहीं है क्योंकि चीजें कठिन है। सीए करना टफ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में डिसिप्लिन नहीं है। जब इंसान में डिसिप्लिन हो कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल होना है, क्लास अटेंड करनी है तो पूरी करनी है, लिखना है तो पूरा लिखना है, जब तक मैं ये पूरा कर नहीं लूं, जब तक मेरे को हिलना नहीं है, ये डिसिप्लिन आ जाता है, तो आप सीए आराम से कर लेते हो। और आप में अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ फिर थोड़ा हिलता हूँ, फिर जाता हूँ, फिर आधे घंटे बाद वापस आता हूँ, फिर 15 मिनट पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा हिलता हूँ, फिर आता हूँ 15-20 मिनट, 1 घंटे बाद फिर पढ़ता हूँ, तो नहीं निकल पाता सीए। तो अपने को इसमें सबसे पहली चीज ये सिखाती, सीए जर्नी हमें सिखाता है खुद पे कंट्रोल। दिल चाहे ना चाहे, लेकिन अगर जिम्मेदारी है मेरी कि मेरा आज का ये टारगेट है, या आज मैम ने ये कराया है, या मैम अभी क्लास में करा रही हैं, तो मुझे डिसिप्लिन से वो चीज करना है। जहां आप मन के हिसाब से चलने लगे, तो बेटू मन है चलाएमान, तो कभी हम यहाँ चले जाते हैं और कभी वहां चले जाते हैं और हम अपने टारगेट से डिविएट हो जाते हैं। फाउंडेशन फिर भी निकालना आसान इसलिए है बिकॉज आधा भी दिमाग लगाएं तो हमने 11th 12th में थोड़ा पढ़ा होता है, इंटर में सब नया होता है। अगर हमको क्लियर करना है और अगर तुम चाहते हो कि एक बार में बोथ ग्रुप्स निकलें या चाहते हो ऑल इंडिया रैंक आए, तो अपनी हैबिट्स को धीरे धीरे सुधारना पड़ेगा। जब हम बैठे हैं क्लास में, कितना ही अर्जेंसी और इमरजेंसी हो, अनलेस उस इमरजेंसी में हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो चाहते हैं कि हम उठ जाएं, तो ही हम उठें। अदरवाइज क्लास को एक पेस पे करें बिना हिले डुले। अगर मैम या जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो कांस्टेंट रह सकता है, तो हम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वो ही नहीं है तो आप कितने ही अक्लमंद हो, नहीं निकल पाता। क्या? हाँ, यस, वही वही बात है, वही बात है। तो आप लोग ने क्या क्या लिखा? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब उसके अंदर से आप जरा चार्ट बनाइए। चार्ट ये बनाए आप, सारे डायरेक्ट को इकट्ठा कर दो और इनको लिखो प्राइम कॉस्ट। सारे डायरेक्ट को इकट्ठा कर दो और लिखो प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, मेन कॉस्ट, इट्स योर प्राइम कॉस्ट। हमने ये याद हो तो फाउंडेशन में पढ़ा था, क्या चैप्टर था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या था? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। उसमें पढ़ते थे नाम प्राइम कॉस्ट, याद होगा शायद। तो डायरेक्ट 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 तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट, बस वहां पे थोड़ा सा पढ़ते थे 5 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। यहाँ उसको थोड़ा सब्जेक्ट में ही पढ़ोगे मेनली। और इनडायरेक्ट को इकट्ठा करो और लिखो ओवरहेड्स है। इनडायरेक्ट को इकट्ठा करो और ये ओवरहेड्स, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। तो आप अपने लिए ऐसा लिखो कि भाई जो ये मटेरियल का डायरेक्ट है, मेनली डायरेक्ट, वो चैप्टर नंबर 2 में कवर्ड है। लेबर का जो डायरेक्ट है वो मेनली चैप्टर 3 में कवर्ड है। और जो आपके ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स, वो आपके चैप्टर 4 और 5 में कवर्ड है। तो आप मानो 4 चैप्टर्स इसी कैटेगरी पर बेस्ड है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारी इनडायरेक्ट चीजों को इकट्ठा बोलते हैं ओवरहेड्स या सपोर्टिंग कॉस्ट। इन पे 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। आपको एक ब्लूप्रिंट टाइप का मिल जा रहा है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। इस चार्ट में से ही 4 चैप्टर बन रहे हैं फर्स्ट मॉड्यूल के। 2 मॉड्यूल्स होते हैं अपने कॉस्ट में। जितने बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर ये लेक्चर उनको हेल्प करे, सपोर्ट करे, तो भूलिएगा नहीं कि हमको लाइक का बटन दबा देना चाहिए। इट गिव्स काइंड ऑफ मोटिवेशन टू द पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व जस्ट फॉर यू। करने को द पर्सन could have directly launched the class but did not do that because I want your satisfaction, and that will come only when you attend and evaluate। तो कम से कम एक मोटिवेशन मिलता है, एक थम्स अप मिल जाता है। तो और दूसरी बात, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, बिकॉज जो जो भी आपके पास फ्री डेमो लेक्चर्स आने वाले हैं वो सब इसी चैनल पे ऑलमोस्ट डलेंगे। तो बेल आइकॉन दबा लोगे तो नोटिफिकेशन आ जाता है। और अगर समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा, एंड अगेन इट विल गिव काइंड ऑफ मोटिवेशन टू मी।
क्या ये आप लोग ड्रॉ कर चुके? क्या ये ड्रॉ हो गया? अब मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मुझे आपसे इसलिए पूछना है ताकि आपका एक टाइप से हो जाएगा टेस्ट। वो क्वेश्चन क्या है वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर मुझे आप बताइएगा, बिकॉज सुनने में कभी कभी हम ध्यान से नहीं सुन पाते। मैं बोलूँ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ खर्चे हैं। उसका खर्चा क्या क्या है? उसने खरीदा स्टील, उसने खरीदा आयन, उसने दिया अपने क्या नाम है, इंजीनियर, इंजीनियर को सैलरी, उनके एम्प्लॉय ही हैं इंजीनियर, उनको सैलरी। उसके बाद जो मजदूर होते हैं, मजदूर, उनको दी सैलरी। मैं खर्चे लिख रही हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी के। उसके बाद इन्होंने क्या करा, मशीनें लगती हैं बड़ी बड़ी, मशीन, मशीन को ये लाए रेंट पर, किराए पर, उसका पैसा दिया। उसके बाद इन्होंने खरीदे सीमेंट, उसके बाद इन्होंने खरीदा आपका, और भी कुछ अपन ले लें, इन्होंने मशीन कर ली परचेज, एक दो मशीनें जो लगती हैं जेसीबी वेसीबी, उन्होंने वो परचेज ही कर ली, परचेज ही कर ली। उसके बाद इन लोग ने खरीदी स्टेशनरी, स्टेशनरी क्यों खरीदी? वो पेन पेपर ये सब चाहिए होता है ना लिखने के लिए, नोट करने के लिए। और ये थोड़ी हाई फाई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसने क्या करें, सीएज अपॉइंट करके रखे हैं, सीएस अपॉइंट करके रखे हैं, इनके डायरेक्टर्स हैं, उन सबको सैलरी भी जाती है, तो ये भी इसका खर्चा है। और उसके बाद ऑफिस के अंदर सफाई करने के लिए एक क्लीनर भी है, क्लीनर, वो सफाई करता है। और जो हम सामान मंगवाते हैं सामान, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अब मैं थोड़ा सा लंबा ही दे दिया, थोड़ा केस टाइप का क्वेश्चन। तुमको इसमें से करना ये है कि तुम्हें इनको 3 ग्रुप में बांटना है। तुम्हें एक ग्रुप मटेरियल का रखना है कि मटेरियल में क्या क्या जाएगा। अगला ग्रुप तुम्हें लेबर का रखना है कि उसमें कौन कौन जाएगा। अगला ग्रुप तुम्हें एक्सपेंस का रखना है कि उसमें क्या क्या जाएगा। और आखिरी आता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जो इन तीनों में से कहीं नहीं जाएगी, नोवेयर। तो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी क्लासिफाइड इन एनी ऑफ देम, तो नन ऑफ देम। इसका तुमको आंसर स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का, टेस्ट टाइप का है भाई तुम्हारे। आई नीड टू नो कि तुम्हें बना नहीं बना, नहीं बना तो मतलब फिर हमें इसको और क्लियर करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लो और तुम इसका आंसर जैसे ही मीटिंग कंप्लीट होगी अभी का सेशन, तो तुम कमेंट में डालोगे। कैसे डालोगे? तुम लिखोगे मटेरियल, उसके सामने जो जो चीजें आ रही हैं वो लिखना। अगला लिखना लेबर, उसमें जो जो चीजें आ रही हैं वो लिखना। और जो एक्सपेंस है वो, और उसमें जो जो चीजें आ रही हैं। और कोई चीज अगर नन वाली है तो नन की कैटेगरी। 2 मिनट का एफर्ट है, 2 मिनट, लेकिन लिखना जरूर है, लिखना जरूर है। इज दैट क्लियर? प्लीज राइट इट सो दैट आई कैन जस्ट हैव एन आइडिया, ताकि नेक्स्ट क्लास में अगर मेरे को कुछ क्लैरिटी और उसमें देनी है तो आई विल गिव दैट। ओके,